नमस्कार, मैं हूं हरीश कुमार प्रधान और मैं लाया हूं आपके लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं के ये वर्ष 2021 में आए हुए प्रश्नों के उत्तर है। तो आप इसे जरूर देखें क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और इससे आप देख के समझ सकते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 गृह विज्ञान के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, आपकी परीक्षा में हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से ही सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को मेरे साथ अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नहीं तो पिछले साल भी छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसी में से ही आपकी परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ लिखिए। यानी गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बनाए। गृह प्लस विज्ञान। गृह सबसे तात्पर्य वह स्थान जहां परिवार रहता है। विज्ञान सबसे तात्पर्य वह ज्ञान जो सिद्धांतों, नियमों एवं वास्तविकता पर आधारित हो। अब उसके बाद में आपको लिखना है, गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है घर तथा पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करने से है। ये आपके क्या है, गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, गृह विज्ञान किसकी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। यानी जो गृह विज्ञान है वो किसकी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। यह प्रश्न पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों की दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करता है। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, गृह विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र है। यानी गृह विज्ञान है उसके कौन कौन से क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गृह विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्र है, जिसमें आपके पहला क्षेत्र है खाद्य एवं पोषण विज्ञान क्षेत्र, दूसरा है संसाधन प्रबंधन क्षेत्र, तीसरा है मानव विकास क्षेत्र, चौथा है वस्त्र विज्ञान क्षेत्र। ये क्या है, आपके गृह विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार हो, नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपको छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए उन सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट नोट्स बता दिएंगे। उन नोट्स में से ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जरूर साथ साथ में याद करते रहेगा। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न है, गृह विज्ञान के दो महत्व लिखे। यानी जो गृह विज्ञान है उसके दो महत्व आपको पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गृह विज्ञान के निम्नलिखित दो महत्व है, जिसमें आपका पहला महत्व है, गृह विज्ञान का घर और पारिवारिक जीवन में विशेष महत्व है। दूसरा है, गृह विज्ञान का आर्थिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी नोट्स को आप अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो। चलेगा, मैं आपको सबसे पहले मिता क्या है, यह प्रश्न भी पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लघु व्यापार से सीधी आय प्राप्त करना उद्यमिता है। उद्यमिता क्या है, जो आपके लघु व्यापार होता है उससे सीधी आय प्राप्त करते हैं, उसे उद्यमिता के नाम से जाना जाता है। और साथ ही अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला हमारा छठा प्रश्न है, स्वरोजगार किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वह रोजगार जिसमें कोई व्यक्ति किसी उद्योग, दुकान या कोचिंग का मालिक हो या उसके संचालन तथा वित्त पोषण का कार्य स्वयं करता हो, उसे स्वरोजगार कहते हैं। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, वेतन रोजगार किसे कहते हैं। यानी जो वेतन रोजगार होता है वो किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वह रोजगार जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कार्य करते हो और अपनी सेवाओं के बदले में धनराशि प्राप्त करते हो, उसे वेतन रोजगार के नाम से जाना जाता है। आई बात आपको समझ में। तो आपके पहले पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, आपको पहले पार्ट के इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना, इसमें से ही आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला दूसरे पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप दूसरे पार्ट के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हो, उसमें से भी आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई बात आपको समझ में। तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो डियर स्टूडेंट्स,
आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12 गृह विज्ञान के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 के नोट्स बता दिए। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को मेरे साथ साथ में अच्छे तरीके से याद करते रहिएगा। नहीं तो पिछले साल भी छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते जाइएगा। तो देखिएगा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है नीतियां क्या हैं, यानी आपसे पूछा गया है कि नीतियां क्या हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है नीतियां नियमों और मानकों का समूह होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति से एक संतोषजनक पारिवारिक जीवन निभाने और एक अच्छा कार्यकर्ता बनने की अपेक्षा की जाती है। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके पिछले बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा गया था, तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। दूसरा प्रश्न है कार्यनीति का अर्थ क्या है। यह पिछले साल पूछा जा चुका था कि कार्यनीति का क्या अर्थ है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कार्यनीति का अर्थ नैतिकता है। कार्यनीति का क्या अर्थ है? नैतिकता है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, यानी जो स्कूल है और जो कॉलेज है उसमें मूल्य और नीतियां क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इससे अनुशासित नागरिकों का विकास होता है और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि प्रारंभिक आयु से ही स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां पढ़ाई जाए तो नीतियां व मूल्य हमारी आदतों में डल जाते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा चौथा प्रश्न है किसी भी कार्यस्थल के कितने प्रमुख घटक होते हैं, नाम लिखिए। यह प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले साल 2 नंबर के लिए पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है किसी भी कार्यस्थल के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें पहला कार्यकर्ता, दूसरा कार्यस्थल और तीसरा कौन होता है? कार्य होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक कार्यकर्ता होता है। सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? कार्यकर्ता होता है। चलेगा, बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला 5वां प्रश्न है नीतियों की संहिता किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है एक ऐसी सूची जिसमें कुछ नियम, मानकों और सिद्धांतों का स्पष्ट वर्णन हो जो घर और सार्वजनिक स्थानों पर हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करे, उसे नीतियों की संहिता कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन सभी कोचिंग के नोट्स को आप अपने मोबाइल में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा छठा प्रश्न है किन्हीं 5 व्यक्तिगत गुणों के नाम लिखिए जो अच्छी कार्यनीतियों में सहयोग देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है निम्नलिखित व्यक्तिगत गुण हैं जो अच्छी कार्यनीतियों में सहयोग देते हैं, जिसमें आपके पहला है समय की पाबंदी, दूसरा है नियमितता, तीसरा है विश्वास पात्रता, चौथा है गोपनीयता और 5वां है अपने साथ काम करने वाले तथा ग्राहकों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना। आई बात आपको समझ में? यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तक साथियों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो अगला हमारा 7वां प्रश्न है किन्हीं 2 साधारण नीतियों के नाम लिखें, यानी आपसे पूछा गया है किन्हीं 2 साधारण नीतियों के नाम लिखने हैं। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है निम्नलिखित 2 साधारण नीतियां हैं जिसमें आपके पहले ईमानदारी है और दूसरा आपके सत्यवादिता है। आई बात आपको समझ में? तो आपके दूसरे प्रश्न के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, इसमें से ही आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। और अगले पार्ट के प्रश्नों को देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12 गृह विज्ञान के पार्ट 3 के नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, आपकी परीक्षा में हमारे इन कोचिंग के नोट्स में से ही सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ में याद करते रहिएगा। नहीं तो पिछले साल भी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अभी के अभी याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है परिवार शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है परिवार शब्द का अर्थ कुछ संबंधित लोगों का ऐसा समूह है
जो एक ही घर में रहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिएगा साथियों, यह दूसरा प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, समाज की पहली संगठित इकाई का नाम लिखिए। यानी आपसे पूछा गया है समाज की पहली संगठित इकाई का नाम पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है समाज की पहली संगठित इकाई का नाम परिवार है। क्या नाम है? परिवार है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, सामान्यतः परिवार के कितने प्रकार होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है सामान्यतः परिवार के दो प्रकार होते हैं, पहला संयुक्त परिवार और दूसरा आपके एकल परिवार। इसी प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तभी आपको बोर्ड की परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एकल परिवार किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है वह परिवार जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और बच्चे मिलकर रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, संयुक्त परिवार की दो विशेषताएं लिखिए। यानी जो संयुक्त परिवार होते हैं उसकी आपको दो विशेषताएं पूछी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है संयुक्त परिवार की निम्नलिखित दो विशेषताएं है, जिसमें आपके पहली विशेषता है सभी सदस्यों की साझा रसोई होती है। यानी परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी की रसोई एक साथ होती है। आई बात आपको समझ में? दूसरी विशेषता है सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। यानी जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वो सभी परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन सभी कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12 गृह विज्ञान के पार्ट 4 के नोट्स देखेंगे। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से ही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को हमारे साथ में अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। नहीं तो पिछले साल भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अभी के अभी याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, आहार किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऐसे पदार्थ जो खाने के योग्य हो तथा शरीर का पोषण करते हैं, ऐसे पदार्थ को आहार कहते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, भोजन के मुख्यतः कितने कार्य होते हैं? यह प्रश्न पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है भोजन के मुख्यतः 3 कार्य है जो निम्नलिखित है। पहला सामाजिक कार्य, दूसरा मनोवैज्ञानिक कार्य, तीसरा आपके शारीरिक कार्य है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, पोषण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है पोषण एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके माध्यम से भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है भोजन में विद्यमान वे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर को पोषण देने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसे पोषक तत्व कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, वृहद पोषक तत्व क्या है? यानी आपसे पूछा गया है वृहद पोषक तत्व क्या है। यह भी पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है वृहद पोषक तत्व भोजन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं और शरीर के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि। ये क्या है? आपके वृहद पोषक तत्व है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारी इन कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो। हमारा छठा प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है वृहद पोषक तत्वों के अलावा ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो भोजन में अल्प मात्रा में रहते हैं लेकिन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं? जिसमें आपके खनिज है, लवण है, विटामिन है, ये आपके क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा साथियों, विटामिन आपने विलेयता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके पहले विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, दूसरे आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं।
पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? BC है। और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम क्या है? A, D, E, K है। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वें प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है, हमारे शरीर में कैल्शियम का क्या महत्व है? यानी आपसे पूछा गया है कि हमारा जो शरीर होता है उसमें कैल्शियम का क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हमारे शरीर में हड्डी बनाने, रक्त जमाव तथा मांसपेशियों की गतिशीलता के लिए कैल्शियम का विशेष महत्व है। आई बात आपको समझ में? तो आपके चौथे पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, इसमें से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जरूर अभी का भी याद कर लीजिएगा। और साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? सुरक्षा के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है, सुरक्षा से तात्पर्य जीवन की सुरक्षा से है। सुरक्षा के निम्नलिखित 2 प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार है शारीरिक सुरक्षा और दूसरा आपके मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला 7वां प्रश्न है, पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, पारिवारिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला पोषाहार है, दूसरा स्वच्छता है, तीसरा व्यायाम है, चौथा आराम व नींद है, 5वां स्वस्थ आदतें हैं। आई बात आपको समझ में? तो आपके तीसरे पार्ट के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसी में से ही आपके परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अगले पार्ट के प्रश्नों को देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के सभी प्रश्नों को देख सकते हो। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।